सर्च ऑफ प्रॉब्लम। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टी, छोटे पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते। हर थोड़े अब होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप? होता है एक तो खर्चा होता है सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था में, वो पैसा भी तो जनता का पैसा है। हर 6 महीना में चुनाव करवाओ और जन धन उसमें आप फालतू खर्चा करो, खजाने पे बोझ पड़ता है। ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मर्तबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया बताइए? कितने मर्तबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे? आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है। आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे? आप क्यों कराएंगे? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना। विधान अब बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए तो कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का होगा पैसे अलॉट होंगे और फिर उसके बाद झारखंड का होगा पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बच जाएगा, तो दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी करेंगे। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। दूरगामी हित जिसमें जनता का है वो फैसले नहीं हो पाते। एक और बड़ा सवाल, हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव ही कराता रहता है। इस राज्य के चुनाव वहां जाओ, इस राज्य से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। हमारे अफसर कई चुनाव कराने में लगे रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था तो फलाने अफसर नहीं है, क्यों बोले, वो तो हरियाणा में चुनाव कराने चले गए, तो कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चले गए। फिर आचार संहिता लागू रहती, कोई काम नहीं हो सकते। अभी क्यों आचार संहिता लागू है, कोई फैसले नहीं कर सकते आप। और फिर जब चुनाव होते हैं हमेशा, तो हमेशा फिर केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती। प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। फिर चुनाव में खर्चा होता है, एक तो खर्चा होता है सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था में, वो पैसा भी तो जनता का पैसा है। हर 6 महीना में चुनाव करवाओ और
धन उसमें आप फालतू खर्चा करो, खजाने पे बोझ पड़ता है। और फिर राजनीतिक दल भी कितना खर्चा करते हैं। ये चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। ये चुनाव जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था। और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखे और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज भावुक होकर अपील कर रहा हूं, सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए और मिलकर सब रोज होने वाले, हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति दिलाएं। लेकिन सर, आपने देखा हो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, सीपीआई ने भी इसका विरोध किया है, कई पॉलिटिकल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये निजी स्वार्थों के कारण कोई करेगा तो ऐसा करेगा। दिल से किसी भी पार्टी के नेता से पूछ लो, अंतरात्मा से, कि बताओ ये देश के हित में है कि नहीं, तो हर एक के अंदर से, अंतरात्मा से निकलेगा कि यही होना चाहिए। अब राजनीतिक फैसले अगर उनको करना हो तो अलग बात है, लेकिन मैं फिर सबसे अपील करूंगा कि मत करो राजनीति, राष्ट्रहित में इस फैसले के पीछे सब खड़े हो जाओ। आज कैबिनेट में एक और आपके मंत्रालय से संबंधित पीएम आशा योजना को लेकर क्या हुआ है, उसके बारे में? किसान कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आज कई फैसले प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की हमारी बैठक हुई, उस बैठक में लिए गए हैं। पीएम आशा योजना ये अन्नदाता के संरक्षण की योजना है। इस योजना में एक तरफ जहां हम किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर उसका उत्पाद बिकता है, दलहन हो, तिलहन हो, बाकी अनाज हो, यहां तक के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों पर भी राज्य इसको लागू कर सकते हैं। तो हम उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से हम बफर स्टॉक भी बनाते हैं कि दालों की देश को जरूरत है तो दाल खरीद कर रख लो, चावल की, गेहूं की जरूरत है तो वो खरीद कर रख लो, ताकि जब देश को जरूरत पड़े, जनता को जरूरत पड़े या महंगाई बढ़ जाए तो जनता को हम सस्ता दे सकें। आज इस पीएम आशा योजना के लिए 25,000 करोड़ के बजट के साथ जारी रखने का फैसला हुआ है। अब जिन राज्यों में विशेषकर ये योजना दलहन के लिए, तिलहन के लिए पीएम आशा योजना, गेहूं, चावल वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अलग खरीदते हैं, और बागवानी फसलों के लिए है। अब इसमें पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 25% इस योजना के अंतर्गत सरकार खरीदेगी। खरीदने के 2 तरीके हैं। एक पीएसएस योजना, जिसमें भौतिक रूप से सरकार खुद जाके, जैसे अभी सोयाबीन खरीद रहे हैं, खरीदेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं। दूसरे, इसमें भावांतर भुगतान योजना भी लागू की गई है। भावांतर भुगतान योजना में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर है, मॉडल रेट मान के, वो अंतर किसान के खाते में डाल दिया जाता है। फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदेगा व्यापारी। और हमने चूंकि पहले केवल राज्य के उत्पादन का 25% खरीदते थे, इसमें बढ़ा के कर दिया देश के उत्पादन का 25%। मतलब एक राज्य चाहे तो 40% भी खरीद सकता है, और वो खरीदना चाहे तो राज्य अपने पैसे से तो पूरे ही खरीद सकता है। अपना पैसा मतलब खरीदने में जो लगता है, क्योंकि बाद में बेच के भी वो पैसा उसमें से वापस ले आता है। फिर अभी तक बैंकों से
जो गारंटी मिलती थी खरीदने की वो मिलती थी 40,500 करोड़ रुपया, लेकिन एमएसपी के रेट बढ़ गए तो उसको बढ़ा के हमने 45,000 करोड़ रुपया कर दिया है, बैंक गारंटी का भी। इससे किसान को बहुत लाभ होगा। किसान की दलहन तिलहन की फसलें और बागवानी की फसलों की भी खरीद हो पाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।